तो देखिए, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारा जितना भी बेसिक पार्ट था मैंने लगभग आप लोग को कवर करवा दिया है, जितना जरूरी होता है हम लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर समझने के लिए। अब इसके वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट अलग समझने से बेटर है कि मैं उसको चैप्टर वाइज ही समझाऊंगा, तो भी आप लोगों के लिए वो अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। तो मुझे बताओ, मैं आप लोग को क्या करूँ, सारे के सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाओ या फिर अभी एक ऑफिशियली कोई चैप्टर स्टार्ट कर दूं पढ़ाने? चलिए भाई जल्दी से रिप्लाई करो। व्हाट शुड आई डू? शुड आई स्टार्ट द चैप्टर ऑफिशियली और स्टिल मैं सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर के उसको कवर करते जाऊं? सर चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई आप लोग के पास में तीन टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी है हम लोग को। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे बताओ मैं कौन सा पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक? वैसे तीनों का डिफरेंस पता है कि नहीं आपको? तीनों का डिफरेंस पता भी है या नहीं पता है? अरे हाँ या ना? नो। सिंपल तो है, नाम से समझ में आ जाना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जानकारी, ठीक है डन। और ये जो जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी, ओके। अब उसमें भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्क ये होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी दे देता है और आप लोगों के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी दे देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा बताओ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्क पता है क्या आपको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिकम्पोज नहीं होते और ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिकम्पोज होते हैं। नॉट ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिकम्पोज हो सकते हैं, तो डिपेंड करते हैं, ठीक है देन। Organic compounds have carbon as their main constituent element. हाँ, Organic compounds have carbon हाँ as ये their वाला main constituent element. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इट इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है। कॉमनली इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा एलिमेंट होते हैं इतने एलिमेंट, और बचे हुए सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल कि भाई नेचर में ज्यादा अमाउंट में कौन से कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। ध्यान में रखना मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बचे हुए सारे एलिमेंट, मतलब देखिए टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, इसमें से 1 2 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट पकड़ लो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, और बचे हुए 108 एलिमेंट्स ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन तैयार करेगा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? Organic compounds are formed by maximum 10 atoms, 10 elements. Inorganic compounds are formed by remaining 108 elements. So what do you think? Which compounds are numerous in nature, organic or inorganic? Organic. Reply fast. Organic. Still organic, okay? And it's true. Number of organic compounds are larger or more than the inorganic compounds. And the reason behind is that the carbon, okay? And the ability of carbon to form the large number of carbon compounds, which is called as a catenation, जो आप लोगों ने 10th standard में पढ़ा भी होगा, okay? Then
तो देखिए इस तरह की ये 3 मेन ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम लोग को स्टैंडर्ड 11th और 12th में पढ़ना है। ओके, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पहले फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर लेते हैं कुछ चैप्टर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके 2-3 चैप्टर थे जो इम्पोर्टेंट है, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से ध्यान में रखना, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री तो मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती, उन लोग को फिजिकल केमिस्ट्री नहीं जमता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट थ्योरेटिकल होता है, उसमें बहुत सारी थ्योरी होती है जिसको हमको समझना है, पढ़ना है, रखना है और फिर बाद में भूल जाना है, तो बहुत लेंदी हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए काफी सारे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है बट सबसे खतरनाक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो एक बार किसी के दिमाग में चली गई तो अच्छा है, नहीं गई तो फिर वो पूरे जिंदगी भर चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकता। लेकिन एक बार अगर उसने अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी मेहनत लगा दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है। तो इस तरह से तीनों पर्टिकुलरली तो केमिस्ट्री है, एक खास बात है, मतलब इसकी खास स्पेशलिटी होती है सभी टाइप की केमिस्ट्री की, और वो स्पेशलिटी आप लोगों को समझना है और हर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री को उस हिसाब से प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से ही, और इसका सबसे बेसिक चैप्टर जो है, ठीक है, दैट इज द सम बेसिक, उससे हम लोग हमारा चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start officially with the chapters of chemistry, और उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा some basic concepts in chemistry। अब ये चैप्टर जो है नाम से ही समझ में आ रहा है बेसिक है और उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बेसिक्स आप लोग को पूरे 2 साल भर काम में आने वाले, इसलिए ये चैप्टर को किसी भी हालत में हम लोगों को भूलना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग को केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैक्सिमम सभी लोगों को पता भी है। बताइए क्या होती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन? It is the study of matter. Okay, the branch of science which deals with the study of matter। ओके, तो ये होता है हम लोगों की केमिस्ट्री की डेफिनेशन। देन लेटर ऑन नेक्स्ट वन इज द टर्म मैटर। तो व्हाट द मैटर इज? Which occupies space. Anything that has mass and occupies volume. Anything which has mass and Space. Occupies volume. space, called as matter, called as matter, इसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, फिर आप लोग को मैटर का क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पता ही होगा, Pure substance and mixtures. बराबर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है। हाँ किसे 2 सर, तरह से होता है? pure substance and फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, बराबर है। तो बराबर है, फिजिकल क्लासिफिकेशन से अकॉर्डिंग टू मैटर कितने टाइप के होते हैं हमारे? Solid, ये टाइप liquid. कौन कौन से? सॉलिड, Solid, liquid and लिक्विड, गैस। ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर कितने टाइप में डिवाइड होता है मेनली? Pure substance and 2 टाइप mixture. में। कौन सा आता है? pure substance and mixture. प्योर सब्सटेंसेस है ना, mixtures. मिक्सचर, बराबर है। देन प्योर सब्सटेंसेस वापस कितने टाइप में डिवाइड होते हैं हमारे? 2 Two types. 2 टाइप में। कौन कौन से होते हैं वो? elements and compounds. Elements and compounds. एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं हमारे?
two types, homogeneous and Two कौन से types, होते हैं वो? homogeneous and heterogeneous. होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। बराबर है। डन। तो ये हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो जाता है मैटर का। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे आप देख रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऐसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज अ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इन सभी को हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो ध्यान दीजिए। सॉलिड जो होता है इनमें बेसिक डिफरेंस दो पर्टिकुलरली चीजों को लेकर होता है। जैसे देखिए मैं कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग को कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि विच पर्टिकुलरली स्टेट विच पर्टिकुलर डायग्राम represent which particular state. So tell me now, consider this particular diagram and tell me which particular state Gaseous state. gaseous state. represent a gaseous state. Now this particular diagram represent a Solid. Solid. solid state, and this particular diagram represent a Liquid. liquid state. liquid state. बराबर है सर। अब ध्यान दीजिए, ये जो तीनों पर्टिकुलर स्टेट होते हैं इनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो राउंड राउंड चीजें मैंने निकाली है ना, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहेंगे इसको हम? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, हाँ। तो नाउ ध्यान दीजिए अभी क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है? Very less. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसके बीच का डिफरेंस, ये आप जान लीजिए। यहाँ डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, या होगा थोड़ी बहुत कम होगा। यहाँ पर डिफरेंस जो होता है वो बीच में होता है, मॉडरेट होता है। जबकि यहाँ जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही Less. लेस है क्या इसमें? More. एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू More. More. मोर है। तो ध्यान में रखना, ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, इसको मैं अभी बोल रहा हूँ इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो बताइए फिर क्या होता है सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है? Very less. कैसा है? Common. वेरी Minimum. या फिर लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट। लिक्विड में कैसा है? इससे कम और इससे ज्यादा। Moderate. मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं मॉडरेट। Moderate. मॉडरेट मतलब बीच में। ओके, एंड व्हाट अबाउट गैस? गैस में कैसा है? Maximum. Maximum. मैक्सिमम है या फिर हाई है। ओके डन। तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के ऊपर ही एक चीज डिपेंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो भाई मुझे बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब चीजें एक दूसरे के पास रहेंगी तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, या फिर जब चीजें एक दूसरे से दूर होती है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है? जब पास में होती है। पास में होती है। तो फिर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा? ज्यादा। Time. ज्यादा, मतलब मैक्सिमम Maximum. रहेगा। देन लिक्विड में Moderate. 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 मॉडरेट रहेगा, और गैस में Minimum. Minimum. गैस में कैसा हो जाएगा? मिनिमम या लीस्ट। बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देन और कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें होता है शेप हो जाता है, ठीक है, देन उसकी डेंसिटी हो जाती है। बराबर है? ये सारी चीजें हो जाती है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाता है। ठीक है सर, तो ये कुछ और चीजें हो जाती है।
हाँ, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ शेप, तो बताओ सॉलिड का जो शेप रहता है ये शेप प्रॉपर होता है या नहीं होता है? प्रॉपर Definite. प्रॉपर होता है, मतलब हम इसको कहते हैं डेफिनेट। Definite shape. हाँ, लिक्विड का शेप कैसा होता है? डेफिनाइट होता है या नहीं होता है? नहीं होता Not है। definite. Indefinite. Indefinite. Indefinite shape. नॉन डेफिनेट, डिफाइन नहीं होता है वो, ठीक है, बट इट कैन गेन द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, और गैस का कैसा होता है? वो भी नॉन डेफिनेट होता है। Yes, sir. देन अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ओके, डेंसिटी से पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम बताइए, सॉलिड का वॉल्यूम कैसे होता है? Fixed. फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम Unfixed. Fixed. वो भी फिक्स होता है। क्यों Fixed. फिक्स होता है? क्योंकि उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना किसका वॉल्यूम होगा? Solid का. कंटेनर। Container. कंटेनर का, सॉलिड का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई इसका भी वॉल्यूम लगभग फिक्स हो जाता है। बट गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है क्या? नहीं. No. नहीं होता है, बराबर है। अगर हम बात करते हैं फिर डेंसिटी, तो बताओ डेंसिटी क्या होगा? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा. ज्यादा रहेंगी, मैक्सिमम रहेगी। लिक्विड की मॉडरेट रहेंगी और Moderate. गैस की Least. लीस्ट रहेंगी, लो रहेंगी, मिनिमम रहेगी, बराबर है। चलो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताइए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? Solid. नहीं. सॉलिड का सबसे ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। लिक्विड का मॉडरेट रहेगा और गैस का सबसे कम रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so this is all about the certain sort of the properties by which you can easily differentiate all the three states of the matter. Okay, अब ये तीनों states of matter की खास बात ये होती है कि जो तीनों state होती है ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होती है या नहीं होती है? एक दूसरे में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है? Yes. Solid to liquid. Solid can be converted into liquid and liquid can be converted into gas. In the same manner, gas is converted into what? Liquid. Liquid. And liquid is converted to solid, and sometimes solid can directly converted into gas. बराबर है? Yes, sir. Sir, how gas is Now do tell me. क्या कहा बेटा? how gas is converted into liquid? हाँ, Condensation. gas converted into liquid. Now do tell me. अब मुझे बताइए आप लोग, जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? Melting. Solid converted into liquid. Melting. 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 Very good. When the liquid is converted into gas, the process called is that? Boiling. 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 या evaporation. हाँ, ध्यान में रखना। Boiling or also called as a Vaporization. evaporation. Process को evaporation कहा जाता है, ठीक है। Now when the gas is converted into liquid, the process is called as Condensation. 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 And when the liquid is converted into solid, the process is called as. Freezing. 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 And now when the solid is directly converted into gas, the process is called as. Sublimation. 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 Now as you see that sublimation involve both melting plus evaporation. बराबर है? Sublimation involve both melting plus evaporation. Clear है? Yes, sir. Yes. Now do tell me, ये जो change होते हैं of all the states into each other, तो ये कौन सी चीज की वजह से होती है? Which are the factors which are responsible for the interconversion of this physical state? मतलब solid liquid में convert कब होगा? Temperature is increased. When
Temperature. वेरी गुड, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। ओके, मतलब आप यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। वेरी गुड, ठीक है। और जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। नाउ बताओ कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होंगी? Temperature reduce होना। टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर की वजह ओके, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, या फिर एक ही फैक्टर होता है क्या टेम्परेचर जो तीनों पर्टिकुलर स्टेट को इंटर कन्वर्ट Pressure. करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्जैक्टली, प्रेशर। प्रेशर इज द अनदर फैक्टर। तो गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे? प्रेशर को बढ़ाओगे लगाएंगे। या प्रेशर को कम करवाओगे? हाई करें। क्या करेंगे? प्रेशर को गैस और ये लिक्विड, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो दब जाएंगे, या कम कराएंगे जिससे गैस फैल जाएगी? बढ़ाएंगे। 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 जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और एक दूसरे से करीब आ जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। और अगर आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, और फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर सॉलिड। Solid. सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब इस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर ये दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर में हेल्पफुल होती है। गॉट इट? क्लियर है? Yes. क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो नाउ डू टेल मी, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो टाइप से क्लासिफिकेशन होती है, एक प्योर सब्सटेंसेस एंड एक मिक्सचर। व्हाट द प्योर सब्सटेंसेस आर? एलिमेंट्स एंड And कंपाउंड्स। compounds. नहीं, क्या होते क्या प्योर? They have definite chemical composition. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ओके फाइन। देखिए प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे आप लोग के? द पर्टिकुलर मैटर व्हिच हैव द सेम कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन कैसा होगा? सेम होगा, केमिकल कंपोजिशन, जाहिर सी बात है। मिक्सचर क्या होगा? द पर्टिकुलर मैटर व्हिच डू नॉट हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, बराबर है। Later on pure substances classified as an element and a compound. Now what the elements are? Elements क्या है? Similar type of atoms. एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस। पहले वो दिमाग में डाल। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और कौन से प्योर सब्सटेंस है? जिसमें, अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें सेम कंपोजिशन होता है, बराबर है। अब एलिमेंट में फिर किसका कंपोजिशन सेम होता है? हैविंग द सेम केमिकल एटम। ओके, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम टाइप ऑफ एटम। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। later on compounds क्या होते हैं? compounds are also the pure substances but having the same और डिफरेंट एटम्स। molecule। got it? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो एलिमेंट्स वो चीज होते हैं जिसमें सेम एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स वो चीज होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द मिक्सचर। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो कोई मतलब नहीं होते। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होते हैं? भाई प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें सेम कंपोजिशन होता है, तो मिक्सचर क्या होंगे? जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन। Different composition. डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब
क्या होता है, इनडिफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। कंपोजिशन उसमें सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है। इनमें डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इनमें डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है। ओके, तो मिक्सचर डू नॉट हैव द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस हैव द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोजिशन। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट द होमोजेनस मिक्सचर आर? Metal consists of Uniform mixture. क्या हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर का मतलब? द मिक्सचर whose composition is same throughout the mixture। ऐसे पर्टिकुलरली मिक्सचर जिसमें आप कहीं से भी कुछ भी उठा लो, उसका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या ले लेते, शरबत ले लेते, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लेते आप कुछ भी, चलो नींबू पानी ले लेते, ठीक है। तो हमारा जो नींबू पानी रहेगा, एक ग्लास में नींबू पानी ले लिया। अब इस एक ग्लास नींबू पानी में से मैंने एक एक चम्मच सबको बांट दिया। ओके, 10 स्टूडेंट को एक एक चम्मच दे दिया, तो ये नींबू पानी मीठा है ये मानकर चले। तो मुझे बताओ 10 स्टूडेंट को सेम टेस्ट लगेगी या डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगेगी? Same. सेम लगे। सेम टेस्ट लगेगी। मतलब हम क्या बोले कि भाई चम्मच तुम ऊपर से ले लो या फिर अंदर डाल के ले लो, ठीक है, सबको मीठा ही लगेगा, क्योंकि उसका क्या हुआ है, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म हो चुका है। तो इसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें हम क्या बोलेंगे, जिसका कंपोजिशन कैसे रहेगा, सेम रहेगा या यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं से भी ले लो। अब हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक पर्टिकुलरली डब्बे में रखा हुआ हमारा चूड़ा जो हम लोग दिवाली में बनाकर खाते हैं वो वाला। अब चूड़ा में बहुत सारी चीजें होती है ना। चूड़ा में होता है हमारा पोहा, देन हमारा मुरमुरा, ठीक है, उसके बाद में हमारा इसमें आपको पता है ना मिर्ची भी डाल देते हैं, मिर्च, ओके, देन नमक भी डालते हैं, ओके, देन बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है सर। तो अभी ध्यान दीजिए, तो ये चूड़ा जो होता है रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, जब चूड़ा खत्म होने आता है तो जो नीचे हुआ बचा हुआ चूड़ा रहता है उसमें आप लोग को क्या लगता है, क्या रहता है, ज्यादा नमक ज्यादा रहता होगा उसमें, मसाला। है ना? हाँ, अब मुझे बताओ, अब ये चूड़े के डब्बे में से मैंने ऊपर से एक चम्मच ले लिया, एक लड़की को दे दिया, तो भाई हो सकता है इस पर्टिकुलरली एक चम्मच में ये लड़के को 2-3 मिर्ची के पीस आ जाएंगे। फिर मैंने एक दूसरा चम्मच ले लिया अंदर से, और वहां पर एक जो स्टूडेंट था उसको नमक का ढेला लग गया। नमक का मतलब ढेला मतलब एक पर्टिकुलरली पीस आ गया नमक का, ठीक है डन। तो क्या दोनों स्टूडेंट को सेम टेस्ट लगेगा क्या यहाँ पर? नहीं, different. मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कंपोजिशन जो है ये थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है क्या? नो, No. नहीं है। ये वाले केस में क्या हो रहा था, कंपोजिशन सेम था, Same. सेम हो रहा था, और इधर में डिफरेंट। Different. डिफरेंट हो रहा था। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द होमोजेनस मिक्सचर एंड द हेटेरोजेनस मिक्सचर। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो भाई सबसे पहली तो चीज ये समझ में आनी चाहिए कि भाई प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। हम लोग को पता है प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बार बार सुना हुआ है, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है प्रॉपर्टीज का, ये कोई मुझे बता सकते हैं? Which give information about something. Characteristics. एग्जैक्टली, ये वाला वर्ड परफेक्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट द काइंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो क्या होती है आप लोगों के हर एक मैटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है? 2 types. 2 टाइप। कौन कौन सी होती है? फिजिकल होती है और दूसरी है Chemical. केमिकल, बराबर है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? Physical property can be measured and observed. हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी Physical properties can be measured and observed without changing कैन बी its मेजर्ड इन Without changing it.
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? which undergoes the chemical change. एग्जैक्टली, ओके, ध्यान में रखना, ये बेसिक डिफरेंस होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज which do not involve the change in chemical composition, or the properties which can be observed without changing chemical composition। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए हम लोग पढ़ते, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। देन व्हाट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज which can be observed, the properties can be observed due to the change in chemical composition। गॉट इट? समझ में आ रहा है बेसिक डिफरेंस क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का? Yes, sir. अरे ओके, हाँ, तो ये होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड। ओके, तो नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज का, या फिर मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव, मतलब किसी भी चीज को एक क्वांटिटी दे देना, उसको क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर लेना। फॉर एग्जांपल वेट क्या है? वेट इज अ प्रॉपर्टी। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक क्वांटिटी से। जैसे मैंने कहा मेरा वेट है 75 kg, तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी दे दी, किसी का वेट हो गया 30 kg। वेट सेम है, प्रॉपर्टी है, बट वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज क्या करेंगे? क्वांटिटी यूज करेंगे। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉपर्टीज का, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? मेजरमेंट इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वेट एक प्रॉपर्टीज है, तो मेरा वेट है 75 kg, ज्यादा बताया मैंने 74.8 है, हाँ ठीक है, लेकिन 75। फिर इसके बाद में अगर और कौन सी प्रॉपर्टी है, हाइट ले ले। भाई हाइट जो है मेरी लगभग होगी 155 सेंटीमीटर। ओके डन। उसके बाद में और कौन सी प्रॉपर्टीज है, और वही प्रॉपर्टीज मैं नहीं बता सकता। ठीक है डन। चलो ब्लड प्रेशर ले लेता हूँ, तो मेरा ब्लड प्रेशर है 120/80/120 mm। तो आप देखिए ये हर एक प्रॉपर्टीज में आप लोग को क्या ध्यान में आ रहा है, कि हर एक प्रॉपर्टीज में दो चीजें ध्यान में आ रही है। एक चीज क्या है, नंबर, और ये चीज क्या है, व्हाट दिस थिंग इज कॉल्ड एज Units. Unit. So measurement of properties always involve the two things. First one is the number and the second thing is the unit. Correct? Yes, sir. समझ आ रहा है? Now do Yes, sir. tell me what the thing called as a unit. Unit क्या होता है? अगर आपको किसी ने पूछा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट? Which gives the perfect information about something. क्या था? Which gives the perfect information about something. इसकी आवाज नहीं आ रही आपकी, but exactly you are saying. चलो हम सिंपल वे में ये बोलते हैं कि यूनिट एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। यूनिट इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके फाइन। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस नहीं ना बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मतलब देखिए, अगर मैंने पर्टिकुलरली एक बॉटल ले लिया, उस बॉटल में मैंने क्या भरा है मुझे नहीं पता, आप लोग को भी नहीं पता है, ठीक है, उसमें सॉलिड भरा है, लिक्विड भरा है या फिर गैस भरा है। तो फिर वो बॉटल का वेट अगर मैंने बोला कि 10 किलो है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये किलो जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये बॉटल कौन से स्टेट में है? या फिर मैंने अगर ऐसा पूछा कि भाई एक चीज है मेरे पास जिसका वेट 10 किलो है,
ओके, तो आप मुझे बता पाओगे कि वो चीज क्या है, सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, ये बता पाओगे आप? solid, नहीं बता पाओगे। तो यूनिट जो होता है ये आप लोगों के ओके, द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द समथिंग, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द समथिंग यू कैन से इट ओके। बट सिंपल वे में आप लोग इतना ही ध्यान में रखो, यूनिट क्या होती है भाई, ऐसी कोई भी चीज होती है, टर्म होता है जो प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देता है। जैसे मैं किलो बोलता हूँ तो किलो किस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देगा? Wait. weight, वेट के बारे में, बराबर है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज द करेक्ट ओके। यूनिट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का, ठीक है। मतलब मेजरमेंट के लिए अगर आप एक स्टैंडर्ड ले लेते हो, स्टैंडर्ड मतलब समझ में आता है ना? आप लोगों के दिमाग में स्टैंडर्ड का मतलब अलग होता है, आप लोगों के दिमाग में स्टैंडर्ड का मतलब हाई होता है। भाई स्टैंडर्ड का मतलब केमिस्ट्री हाई नहीं होता है, स्टैंडर्ड का मतलब एक कोई भी परफेक्ट चीज, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि भाई देखिए अगर ये प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो ये वाला स्टैंडर्ड यूज करो, ये वाली जैसे वेट के लिए किलो का स्टैंडर्ड यूज करो, वॉल्यूम के लिए लीटर का स्टैंडर्ड यूज करो, बराबर है। देन उसके लिए टेम्परेचर के लिए केल्विन का स्टैंडर्ड यूज करो, टाइम के लिए सेकंड का स्टैंडर्ड यूज करो। तो इस तरह से यूनिट क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है मेजरमेंट के लिए। वर्ड समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, तो अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो देखिए यूनिट जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप की यूनिट सिस्टम होते हैं ओके। डन। तो जनरली आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो पुराने जमाने में यूनिट थे वो दो टाइप की यूनिट थी, एक मेट्रिक सिस्टम थी और एक आप लोग का इंग्लिश सिस्टम था, ठीक है। मेट्रिक सिस्टम आप लोग को पता है कि ये फ्रांस वाले जो थे ये अप्लाई करते थे और इंग्लिश सिस्टम जो था वो इंग्लैंड करते थे। अच्छा मुझे बताओ पुराने जमाने में ज्यादातर इसमें से कौन सा यूनिट सिस्टम यूज होता होगा, मेट्रिक सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम? Matrix. मेट्रिक सिस्टम वाज यूज्ड मोस्टली ओके। बट क्या हो जाता था, फ्रांस वाले बोलते थे साला हम लोग मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहे थे, काफी सारे लोग भी जो थे देश भी थे कंट्रीज के थे वो मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे थे कि भाई नहीं नहीं हम तो इंग्लिश सिस्टम यूज करेंगे। इंग्लैंड जो आगे दुनिया पर राज करता था वहां पर इंग्लिश सिस्टम चलता था, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते थे। तो फिर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप लोग को पता है क्या किया गया था, वहां पर फिर एक नया सिस्टम लाया गया। इसके अलावा भी आप लोग को पता है अच्छी खासी सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, आप लोग को पता है ना? Yes, FPS. हाँ, एफपीएस होता है, Yes. ठीक है। तो फूड पॉर्न एंड सेकंड वाले वगैरह बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो देखिए ये सारे सिस्टम के हम लोग को ज्यादा जानकारी लेना ही नहीं है, उसको भूल जाना है। हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता है कि भाई बहुत अलग अलग टाइप के सिस्टम हुआ करते थे, बहुत सारे सिस्टम की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते थे और उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फिर क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और उस कॉन्फ्रेंस में फिर एक पर्टिकुलरली क्या बनाया गया, एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। और उसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एसआई ओके। SI एसआई unit. का मतलब होता है सिस्टम दी SI unit. इंटरनेशनल, ठीक है। हाँ एसआई, और इसने फिर एक यूनिट क्या किए, फिक्स कर लिए कि हर जगह पर आप लोग यही यूनिट तैयार करोगे और उस यूनिट सिस्टम को फिर नाम दिया गया एसआई यूनिट। क्या नाम दिया गया, SI unit. एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, सिस्टम System दी International. इंटरनेशनल ओके, सिस्टम दी इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। डन। तो ये होता है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम जो होता है यूनिट का, इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिट है इसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट। एसआई यूनिट में जितने भी यूनिट्स बनाए गए हैं इन यूनिट्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। इसमें से एक जो टाइप था उसको उन्होंने नाम